हम बात करेंगे नए साल में कैसा रहेगा बाजार। वो कंपनीज जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को, जो कि ई कॉमर्स को बड़ी आसानी से अपने अंदर हजम कर रही है, मुझे लग रहा है वहां पर निवेशकों का पैसा ज्यादा सुरक्षित रह सकता है। 2022 के इन्वेस्टमेंट पिक की बात करूं तो मुझे लगता है कि लॉजिस्टिक एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। REINVT एक और तरीका निकला जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट कहते हैं। नमस्कार, मैं परवीन नवाज और मेरी तरफ से सभी दूरदर्शन के दर्शकों को नए साल के खूब सारी शुभकामनाएं। A rare and beautiful relationship, bonding and long-lasting commitment, unconditional love, glimpses of their world. Retelling the facts and dismantling the myths. Learn more about them in our upcoming show, My Best Friend Forever, every Sunday 7 p.m. and retelecast on Monday 2 p.m. on DD National. आज से हम ट्रेन में करेंगे चुनावी चर्चा, बात करेंगे उन मुद्दों की जिसका सीधा सरोकार आपसे है। पहले की जो सरकार थी और अब जो मौजूदा सरकार है, दोनों में क्या अंतर देखते हैं आप? दिन रात का अंतर है। सड़कों का जाल इतना बिछा दिया है, आप कहीं से कहीं भी जाओ तो सड़कें बहुत अच्छी है। लोग बाग चाहे तो जिस योजना को चाहेंगे उस योजना का फायदा उसको मिलेगा। जो जागरूक है उनको फायदा मिल रहा है। आवास विकासी के तहत हमें बेनिफिट मिला है। अब तो चोरी जारी छूट रही है। यहाँ जो अब क्राइम जितना चल रहा था, क्राइम खत्म है सब। उसका जीवन कच्ची मिट्टी, हर सांचे में वो ढलती है, देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है। अपनों के नाम वो कर जाती है, सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियां। शेर सुखन की इस महफिल में हम उर्दू शायरों की बात करेंगे, उर्दू शायरी की बात करेंगे, वो उर्दू शायरी जो दिलों को गरमाती है। देखें तो महबूब मोहिउद्दीन एक ऐसे शायर हैं जो सिर्फ कौल ही नहीं बल्कि अमल से भी उस नज़रिए पर अमल पैरा थे जो नजरिया तरक्की पसंदी का था। मखदूम का वो कलाम भी सुनेंगे जिसको पहली मर्तबा मौसीकी की धुनों पे आप सुन रहे होंगे। फिर उसी शोख का ख्याल आया, फिर नजर में वो खुश जमा आया। मारूफ शायर मखदूम मोहिउद्दीन की हयात और अदबी खिदमत पर मबनी प्रोग्राम शेर सुखन देखिए 31 दिसंबर रात 9:30 बजे और 1 जनवरी दोपहर 1:30 पर सिर्फ डीडी उर्दू। आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर यह खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं वैभव श्रीवास्तव।
हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे नए साल में कैसा रहेगा बाजार। कोरोना वायरस की 2 लहरों से बेहाल जिंदगी ने रफ्तार पकड़नी ही शुरू की थी कि कोरोना वायरस के नए म्यूटेंट यानी ओमिक्रॉन के आने के बाद पूरी दुनिया के बाजार पर इसका असर साफ देखा जाने लगा है। लेकिन खास बात यह है कि हम अब नए साल 2022 में एंटर करने वाले हैं। इस नए साल ने दस्तक दे दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नए साल में कैसा रहेगा बाजार, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं 2 बहुत ही खास मेहमान, द हिंदू बिजनेस लाइन के सीनियर डेप्यूटी एडिटर शिशिर सिन्हा और सीए और केसीसी ग्रुप के फाउंडर डॉक्टर शरद कोहली। आप दोनों का हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। डिजिटाइजेशन का जो ये माहौल अब हमारी कंट्री में जो बना है धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में, वो इतना बढ़िया है कि इस वजह से हमें लगातार फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ शिशिर सर, वो जो कन्वेंशनल जगह हैं जहाँ पर हमेशा से इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता आया है, गोल्ड, प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की अभी आप दोनों ने ही हमारे साथ कुछ बातचीत की। गोल्ड की जहाँ तक बात की जाए, बहुत लोगों को ये अंदाज़ा था कि गोल्ड के रेट्स जितने बहुत अचानक से बढ़ गए थे वो नीचे आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत से लोगों को अंदाज़ा था कि गोल्ड बॉन्ड ज़्यादा इशू किए जाएंगे, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा इशू नहीं किए गए। गोल्ड की इन्वेस्टमेंट के बारे में, प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के बारे में जो आमतौर पे कन्वेंशनल मोड्स रहे हैं, उसके बारे में आप क्या बताएंगे इन्वेस्टर्स को आगे आने वाले साल के कंटेक्स्ट में? मुझे लगता है कि सोने में अगर आप निवेश की सोच रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए गहने जेवर खरीदने का मतलब नहीं है। लोगों के दिमाग में हमेशा ये लगता है कि सोने का मतलब हम कुछ भी कर लेंगे। सोने का मतलब आपको अगर निवेश करना है, अब आप निवेश के नज़रिए से आप देख रहे हैं, तो आपको या तो बुलियन खरीदना है, बिस्किट खरीदने हैं, सिक्के खरीदने हैं, या फिर अगर आप चाहें तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो कि सबसे बेहतर विकल्प है। ये इसका बेहतर विकल्प मैं इसलिए कहता हूं कि पहली बात कि इसमें आपको सोने की सुरक्षा को लेकर के कोई चिंता नहीं होती है। दूसरा ये होता है कि इसमें आपको हर साल 2.5% का ब्याज भी मिलता है, और 8 साल पूरे होने के बाद आप जितना कमाते हैं, जितना मुनाफा होता है, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। बिल्कुल। तो ये 2-3 ऐसी चीजें हैं जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरफ ज्यादा आपको आकर्षित कर सकती है, और ये आपका एक डीमैट फॉर्म में होता है, यानी कि आपके पास बाजार की कीमत के हिसाब से सोने की कीमत का फायदा भी मिलेगा आपको 8 साल के बाद बगैर सोना रखे हुए। तो इसलिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो लोग सोने में निवेश करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि फिजिकल गोल्ड के बजाय अगर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, कई बार लोग कहते हैं कि जो गोल्ड बेस्ड ETF होते हैं उसमें भी लोग जाते हैं, लेकिन गोल्ड बेस्ड ETF में मेरे हिसाब से उचित नहीं है इस समय में, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे भी रिस्क फैक्टर हैं जहां पर जो शायद उसका रिटर्न कम कर देते हैं। तो मुझे ये देखना है कि जहां मैं बगैर किसी तामझाम के निवेश करूं, मुझे हर साल एक निश्चित रकम मिलती रहे, और 8 साल के बाद जो मैं कमाऊं उस पर मुझे टैक्स ना देना पड़े। ये 3 आपके लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में आता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जिस RBI के डायरेक्ट रिटेल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, उसमें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लिस्टेड है, यानी कि वहां पर आप खाता खुलवा करके आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपके बहुत सारी जो परेशानियां होती हैं जब आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, बहुत सारे जो कंप्लायंसेस होते हैं, उससे थोड़ा कम करके आप यहां पे कर सकते हो, और ये सुरक्षित है क्योंकि ये सोवरेन गारंटीड होता है। रहा सवाल रियल इस्टेट का, देखिए रियल इस्टेट एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें संभावनाएं हमेशा रहती है, क्योंकि जमीन हम सभी जानते हैं सीमित मात्रा में है। जमीन आप बना नहीं सकते हैं, जमीन पे इमारतें खड़ी कर सकते हैं, और इमारतें भी जो आप खड़ी करेंगे वो एक निश्चित ऊंचाई तक खड़ी करेंगे, नहीं तो खतरा बन जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या बाजार में उन इमारतों को खरीदने वाला कोई है, तभी तो मेरा निवेश फायदेमंद होगा। तो अगर अभी की हम लोग बात करें तो एक बाजार बन रहा है खरीदने के लिए, क्योंकि इस महामारी में एक चीज जिसके महत्व को सबसे ज्यादा लोगों ने समझा है वो है घर पे छत, आपके सर पे छत की। और उस सर पे छत के जब महत्व को समझा है तो किराए से कहीं ज्यादा लोग चाहते हैं कि अपना एक घर बन जाए, एक सुरक्षित तरीके से होगा, और वो उसको इस नज़रिए से भी देखते हैं कि आप अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो आप यदि शहर को छोड़ करके कहीं और जा रहे तो उसको आपने बेच दिया तो आपका एक रिटर्न भी हो जाता है। तो उसकी मांग बढ़ी है, और यही वजह है कि रियल इस्टेट सेक्टर में हमने एक अच्छा खासा सुधार देखा है। तो क्या हमको रियल इस्टेट में एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है या इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, ये हमारा क्लियर होना चाहिए। अगर आप एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं तो फिर आपके लिए निवेश का मतलब नहीं है वहां पे आप अपने उसकी उपयोगिता आप अलग तरीके से देख रहे हैं, और निवेश के नजरिए से अगर आप देख रहे हैं तो शायद ये क्षेत्र छोटे निवेशकों के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा अनिश्चितता है, वहां पर उनको नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि पारंपरिक स्रोत में
अगर सोने में लोग निवेश करें और सोने में भी निवेश करें अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए, तो वो शायद उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। हमने अभी भी बात करी कि किस तरीके से गोल्ड और प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट की जा सकती हैं, लेकिन अगर हम एंड यूज़र हैं, यानी उसकी उपयोगिता, यानी उसको इस्तेमाल करना अगर चाहते हैं, तो उसलिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन कम हो जाता है। लेकिन हाँ, उसके लिए हमारा जो पर्पस है वो बदल जाता है, क्योंकि हम उसमें रहना चाहते हैं, हम उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। वहीं गोल्ड के लिए शिशिर जी ने हमें बताया कि किस तरीके से ऑनलाइन गोल्ड, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो हैं वो ज़्यादा बेहतर उपाय हैं। एक सेक्टर है शरद जी, ई कॉमर्स का। लगातार मेरे ख्याल में इस साल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बिजी रहा है, बहुत सारे मर्जर्स एक्विजिशंस देखने को मिले हैं। आने वाले समय में भी हम देख सकते हैं कि बहुत सारी नई कंपनीज इसमें एंटर कर रही हैं। इंटरनेशनल बाज़ारों से बहुत सारा पैसा ई कॉमर्स की कंपनीज में लगातार लगाया जा रहा है, इस उम्मीद के साथ, क्योंकि ये कयास लगातार लगाए जाते हैं कि ई कॉमर्स ज़रूर चलते रहेगा। जैसा आपने कहा कि कोरोना हो या ना हो, रिसेशन फ्री सेक्टर है। ई कॉमर्स में इन्वेस्टमेंट अगर कोई करना चाहे, उसके लिए 2022 कैसा रहेगा, क्या प्रोस्पेक्टिव रहेंगे? देखिए, ई कॉमर्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि कुछ लोगों को छू जाता है जाके, खासकर जो हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक दुकानदारों की ग्रुप है, बहुत ही लार्ज स्केल पे, और ये उनको बहुत, इसको हम अंग्रेजी में सेंसिटिव इशू कहते हैं जब ई कॉमर्स की बात करते हैं। आपने अभी CCI का जिक्र किया, उसी से कनेक्शन वो कहीं दूर में रखता है। जी। और मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे व्यापार करने वाले आते हैं, वो मुझसे ये कहते हैं कि साहब, आपको नहीं लगता कि ये ई कॉमर्स बड़ी जो कंपनीज हैं, इन लोगों ने आके हमारा जो पारंपरिक जो ट्रेडिशनल कामकाज का तरीका था उसको डिस्टर्ब किया है। लोगों में अब आदत पड़ गई है घर बैठे बैठे मोबाइल पे कुछ बटन दबाकर और सामान ऑर्डर करने की। हमने इतना किराया दिया है, हमने दुकानें खोली, हमारी पुश्तें चल रही थी, हमारे बाप दादा की थी, हमारे दादाजी चलाते थे, हमारा बेटे को भी हमने ट्रेन किया, पर ये तो माहौल कुछ अब और बदलने लगा। तो मैं तो उनको देखिए एक सलाह देता हूँ कि आप अगर ज़माने के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगे, वो मेरे दिल के उतने ही नज़दीक हैं वो रिटेलर्स जिन्होंने मेहनत से दुकानें बाज़ारों में आज बनाई हैं, तो मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि आप कदम से कदम मिला के चलें। आप अपनी दुकान के साथ साथ अपना एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्यों ना बना लें। अगर आज आपकी दुकान एक मोहल्ले में भी है, तो आप क्यों ना उस मोहल्ले, आपके ग्राहक उस मोहल्ले के हैं, आप क्यों नहीं उस मोहल्ले के लिए एक ऑनलाइन खड़ा कर दें, जो लोग घर बैठे बैठे आपके यहाँ ना आए। आप कोरोना से भी आपका सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाएगी, आपका एक आदमी मास्क वास्क पहन के सैनिटाइज करके डिलीवर कर ले। जो ये ई कॉमर्स कंपनी डिलीवरी पे ही चल रही है, ये हम सब जानते हैं, आप ऑर्डर करें आपके घर सामान आ जाता है। तो ये मॉडल अडॉप्ट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। अब जहाँ तक बात निवेश की है, देखिए ई कॉमर्स एक ऐसा मॉडल है, आपके अभी अगर हम भारतीय शेयर बाजार की बात करें तो उसमें वैभव कोई ऐसी ई कॉमर्स डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जैसे इंटरनेशनल है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, लिस्टेड कंपनीज देखें, पर हर कंपनी का अपना ई कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म जरूर है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो कंपनीज ई कॉमर्स पे, डिजिटल पे, टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे रही हैं, उनका जो आने वाला वक्त है वो मुझे लगता है ज़्यादा तरक्की भरा है, बजाय इसके कि वो कंपनीज जो पुराने तरीकों पर अभी चल रही हैं कि हमारे यहाँ ग्राहक आएगा, हम जैसे पहले सामान बेचते थे, तो सामान बेचने का सारा जो सिलसिला है वो बदल रहा है। तो अगर जो कंपनी उसके साथ साथ अपने आप को बदल रही हैं, मुझे लग रहा है वो अभी एक हाल में IPO आया था, हम यहाँ नाम नहीं लेते हैं, और वो कॉस्मेटिक कंपनी थी, उसकी जो साहिबा थी, जो उसकी ओनर थी, वो हिंदुस्तान की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बन गई जैसे ही वो IPO आया। हम यहाँ नाम जिक्र नहीं करते, ना कंपनी का ना उनका। उसके पीछे राज क्या था कि उन्होंने पहले दुकानें खोली कॉस्मेटिक बेचने की, वो तो एक आम चीज़ है, दुकानें बहुत बहुत कॉस्मेटिक ब्रांड ने खोली हुई हैं, पर उन्होंने उसमें जो ई कॉमर्स का तड़का लगा दिया, उससे सडनली जो वैल्यूएशन था कंपनी का, क्योंकि मैं उसके वैल्यूएशन प्रोसेस से, कंपनीज के वैल्यूएशन प्रोसेस से जुड़ा रहता हूँ, तो मुझे लगता है वहाँ पर निवेश आपका ज़्यादा निखर के आ सकता है। अगर जो कंपनीज डिजिटल टेक्नोलॉजी को बड़ी आसानी से अडॉप्ट कर रही है, उसको रेजिस्ट नहीं कर रही है, उसको रोकने की कोशिश नहीं कर रही है, उसके खिलाफ हवा में बहने की कोशिश नहीं कर रही है, मुझे लगता है वहां पर ज्यादा स्कोप रहेगा आपका निवेश बढ़ने का। तो डेडिकेटेड ई कॉमर्स कंपनीज तो वैभव हमारी स्टॉक मार्केट्स में इतनी शायद नहीं होंगी, पर वो कंपनीज जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म को, जो कि ई कॉमर्स को बड़ी आसानी से अपने अंदर हजम कर रही हैं, मुझे लग रहा है वहां पर निवेशकों का पैसा ज़्यादा सुरक्षित रह सकता है। और आप मुझे इजाज़त दें तो मैं फिर, क्योंकि शिशिर इतना बढ़िया बोलते हैं कि इनकी बात जब ये कहते हैं तो वो दूसरे के थॉट प्रोसेस को जगा देती है। मैं एक दर्शक बन के सुनता हूं, मैं इनका को पैनलिस्ट बन के नहीं सुनता। जब मैं बोलता हूं तो इन्होंने जो गोल्ड की बात की थी, अगर शिशिर की इजाज़त हो
तो मैं उसमें एक लाइन जोड़ दूं कि गोल्ड में और रियल एस्टेट की जो बात हो रही थी, एक और नई चीज निकल के आई है, क्योंकि मैं नई नई चीजें ढूंढता रहता हूं। एक REIT है जिसको हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहते हैं। तो छोटे निवेशकों का जब बात होती है शिशिर, क्योंकि छोटा निवेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा, रियल एस्टेट छोटे निवेशकों के लिए नहीं माना जाता, कि बड़ा पैसा चाहिए होता है। REIT एक ऐसा तरीका निकला है जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स भी रियल एस्टेट में ट्रस्ट के थ्रू इन्वेस्ट, और अभी हम 3-4 दिन पहले की बात है, हमारे जो परिवहन मंत्री हैं माननीय श्री नितिन गडकरी जी, उन्होंने एक बयान दिया था कि REINVT एक और तरीका निकला है जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट कहते हैं, बुनियादी ढांचे में जो आपका, उसमें भी वो उन्होंने तो यहां तक कहा कि आपको बैंकों से 2-3% ज्यादा यहां पर रिटर्न मिल सकता है। तो वो भी एक तरीका रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए निकल के आया है रिटेल में। और गोल्ड की जहां तक मैं बात कर रहा था, तो बदकिस्मती से गोल्ड का दोस्त है अशांति। तो जब जब दुनिया में ऐसी परिस्थिति पैदा होगी जहां पर कुछ आपको जियोपॉलिटिकल लेवल पर कुछ लड़ाई की, कुछ आपस में टेंशन की, जैसे अभी हम यूक्रेन के सीमा पर देख रहे हैं, रशिया के ट्रूप्स बिल्डअप है, अगर ये एग्रेवेट होती है तो आपको गोल्ड ऊपर दिखाई जाता, इमीडिएटली जाता दिखाई देगा। कुछ भी ऐसी दुनिया के ऊपर जब मुसीबत आएगी तो वहां पर गोल्ड जो है, गोल्ड की उससे दोस्ती, अब क्या कर सकते हैं, दोस्ती है तो है, पर मुझे लग रहा है लोग जो निवेशक हैं वो ऐसे खबरों से अपने आप को वाकिफ रखें। अगर उनको कुछ लगता है तो तुरंत वो गोल्ड में एंट्री कर सकते हैं। ये मैं माफी मांगते हुए शिशिर भाई इसकी बात में जोड़ना चाहता था। जी बिल्कुल। अभी जैसे इंटरनेशनल बाजारों का, इंटरनेशनल जो चीज़ें चल रही हैं, जो भी माहौल है, उसके बारे में शरद जी ने हमारे साथ जिक्र किया। मेरा सवाल शिशिर जी यही होगा आपसे कि कौन से वो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ क्या फॉरेन की जो मार्केट्स हैं, जैसे आपने कहा कि RBI इंडिया में है, वैसे ही फेडरल रिजर्व अमेरिका में है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, बाकी और देश हैं, ऑस्ट्रेलिया हैं, अफ्रीका हैं, ब्राज़ील हैं, जो इंडिया की ही तरह बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज़ हैं और लगातार जिनका इंडिया के साथ बहुत अच्छा एलाय सिस्टम रहा है। उनके बाज़ारों से मद्देनज़र जब रखते हुए हम अपने बाज़ार को देखते हैं, साथ ही साथ उनके जो फैक्टर्स हैं, जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, जो शरद जी ने बहुत अच्छे से उसको पेश किया, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को जो हम ध्यान देते हैं, कौन से वो फैक्टर्स हैं जिन पे इन्वेस्टर का ध्यान जाना चाहिए? क्योंकि बहुत सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके शेयर्स लिस्टेड यहाँ पर हैं, लेकिन वो कंपनीज़ बाहर हैं और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो बाहर ही जाती है। कमाई हम भी करते हैं उनसे, लेकिन वो जो सेट, मतलब जो रजिस्टर्ड हैं, वो बाहर ही हैं। उन पे किस तरीके से ध्यान दिया जाए इन्वेस्टर द्वारा? ओके, जो पहला जो मुद्दा आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कारकों में हम किस पे नज़र रखें, तो अभी कुछ समय पहले ब्रिटेन के जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने ब्याज दर बढ़ा दी है और ये एक संकेत मिल रहा है कि बाकी देशों के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो भी इसी तरह का कदम उठा सकते हैं। तो जितनी भी इमर्जिंग इकॉनमी है, चाहे भारत की हम बात करें, ब्राज़ील की बात करें या ऐसे जितने भी देश की बात करें, इनके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि वहाँ पर अगर ब्याज दरें बढ़ी तो इसका मतलब है कि आपके बाज़ार से पैसा निकलेगा और आपके बाज़ार से पैसा निकलेगा तो आपके बाज़ार में गिरावट आएगी। तो एक तथ्य ये है। दूसरा तथ्य जो आपको ध्यान में रखना है, जिन कंपनियों का आपने जिक्र किया कि जो बाहर के देशों में अपना पैसा या मुनाफा ले जाती हैं, उनके ऊपर किस तरीके का असर पड़ता है, उनके लिए कारोबार, उसमें निवेश की किस तरह से संभावनाएं बनती हैं। तो देखिए, ऐसे कंपनी जिसको हम लोग मल्टीनेशनल इंटरप्राइजेज MNEs कहते हैं, इनके लिए एक नया सिस्टम आ रहा है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल मिनिमम टैक्स सिस्टम। ये जिसमें हम लोग 15% टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। ये भी आगे चल करके ऐसे बहुत सारी कंपनीज के लिए डिपेंड करेगा उनके निवेश की कितनी संभावनाएं हैं। और तीसरा जो तथ्य है वो है कि इक्वलाइजेशन लेवी को लेकर के हम क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि इक्वलाइजेशन लेवी को अगर हटाते तो ऐसी जितनी भी डिजिटल कंपनी है जो कि दुनिया के दूसरे देशों में रजिस्टर्ड हैं, हमारे यहाँ भी कारोबार करती हैं, उनमें निवेश करना, यदि उनके शेयरों की खरीद फरोख्त यहाँ पे है, या अब तो ये भी सुविधा है कि आप बाहर के देश में जाकर के किसी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं, वो भी आपके पास सुविधा है। तो हमको इसके ऊपर भी ध्यान देना है कि ग्लोबली इक्वलाइजेशन लेवी को या डिजिटल टैक्सेशन को लेकर के और क्या कदम उठाए जाते हैं। तो 3 तथ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। केंद्रीय बैंक की ओर से ब्याज दरों का फैसला, जिसकी शुरुआत ब्रिटेन ने की है। दूसरा ये होगा कि हम ग्लोबल मिनिमम टैक्स किसके रूल का अनाउंस हो चुका है, OECD ने रूल्स दे दिए हैं, उसके लिए हमारे यहाँ बजट में क्या ऐलान होता है और बाकी दूसरे देश किस तरह से कानून में बदलाव करते हैं। और तीसरा, डिजिटल टैक्सेशन को लेकर के तमाम देश किस तरह से अपने कदम पीछे खींचते हैं, ताकि ऐसी तमाम कंपनियां
जो सीमा रहित व्यापार करती हैं, यानी कि जिनके लिए बाउंड्री कोई मायने नहीं रखता है, वो उनमें निवेश करना क्या आपके लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, एक बहुत अहम सवाल हम सभी के जहन में ये है कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़े जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका आने वाले समय में क्या होगा। चाहे कोरोना के वेरिएंट्स की बात की जाए या ना की जाए, क्रिप्टो करेंसीज़ में हमारे दोनों ही पैनलिस्ट ने, दोनों ही एक्सपर्ट्स ने बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल में ये बात बताई है कि लगातार जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स की जो मात्रा है, जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। शरद सर, आपसे सवाल ये होगा कि क्रिप्टो को ध्यान में रखते हुए, और हम जानते हैं कि विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में ये बात चल रही थी कि ये बिल को लाया जाए, अब वो लाया जाएगा या नहीं इस बार हमें नहीं पता, ये बात, ये लॉ मेकर्स इस बात को बेहतर जानते हैं। क्या लगता है आपको, इन्वेस्टर्स के मन में क्या सवाल होंगे, और सबसे बड़ी बात क्या चिंताएँ होंगी, क्योंकि बहुत सारा पैसा लगा हुआ है क्रिप्टो में? देखिए, 1.5 करोड़ अभी हमने नंबर डिस्कस किया था, छोटे यंग इन्वेस्टर्स से जुड़े हुए, उनके मन में सवाल तो मुझे लग रहा है जब वो रात को सोने जाते हैं तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है, भैया कल को पता नहीं क्या हो, क्योंकि पार्लियामेंट में क्या चीज़ पास कर दी जाए, पूरा बैन लग जाए, या इसको कुछ किस तरीके से रेगुलेट किया। ये तो पर पक्का है, एक चीज़ वो पक्का ठान ले और इसके लिए वो निश्चिंत रह सकते हैं कि करेंसी की तरह ये इस्तेमाल नहीं होने वाला है, हिंदुस्तान में नहीं होने वाला। ये तो गांठ बांध के आप रख लीजिए अपने पास के, क्योंकि आरबीआई ही कंट्रोलर ऑफ करेंसी है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का कंट्रोलर है। आरबीआई कभी भी नहीं चाहेगा, और भारत सरकार भी नहीं चाहेगी कि एक और करेंसी हमसे पैरेलल शुरू हो जाए, यहां से लेन देन शुरू हो जाए। कुछ देशों में आपने देखा होगा, जैसे एल सैल्वाडोर है, लैटिन अमेरिका का, में भी हुआ, हाँ, वहां पर क्यूबा में है, सिंगापुर में मैंने खुद एटीएम लगा देखा बिटकॉइन का, जहां आप एटीएम से निकाल सकते हैं, तो वहां पर उसको लीगल टेंडर बना दिया गया। मुझे लग रहा है वो तो कभी भी नहीं होगा। हाँ, निवेश के लिए भारत सरकार इस समय चिंतन में, गहन चिंतन में है, और पीछे मिनिस्टर्स की कमेटी है उसके सामने इसको रखा गया। वहाँ पर कुछ आपस में राजीनामा नहीं बना कि किस तरीके से इसको लिया जाए, क्या इसको पूरा बैन कर दिया जाए या इसको रेगुलेट किया, अगर रेगुलेट किया जाए तो किस तरीके से किया जाए। तो इस पे कई अटकलें लगाई जा रही हैं अभी कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मुझे वैसे शिशिर, आपको सच बात बताऊं तो उम्मीद कम लगती है इस विंटर सेशन में इस बिल के पास होने की, मुझे बहुत कम लग रही है। शायद बजट सेशन में कुछ इसमें उम्मीद दिखाई दे, पर जो निवेशक हैं मुझे लग रहा है उनको हम 2-3 बातें कहना चाहेंगे आपने, क्योंकि अब डीडी उर्दू के वो वाले निवेशकों के कान खड़े हो जाना चाहिए जो क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए हैं। पहली बात, आप इसमें अपना एक्सपोजर लिमिटेड रखें। जब तक इस पे कायदे कानून नहीं बन जाते, कहे सुने पर आप निवेश ना करें। मैंने देखा है ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों ने, अरे भैया तुमने क्या किया, हमने तो भैया इतने का बिटकॉइन लिया था, अब तो हमारा देख लो भैया कितने पैसे हो गए, हमने डॉजे कॉइन लिया था, हमने एथेरियम लिया था, हमने ये लिया था, वो लिया था। कहे सुने पर जो काम किया जाता है, खासकर इन्वेस्टमेंट क्षेत्र में, और क्रिप्टो तो खासकर, वो नहीं करना चाहिए। पहला तो ये है। दूसरा, आप सिर्फ वही पैसा इसमें लगाएं जो पैसा आपने अपने इन्वेस्टमेंट के खेल के लिए रखा है। अब खेल ये एक ऐसा टर्म है, मतलब जिसको हम एडवेंचर इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कि वो पैसा मेहनत की गाढ़ी कमाई, अगर मैं इसको पलट दूं सिक्के को, तो गाढ़ी कमाई आप इसमें ना लगाएं, क्योंकि ये रातों रात, मैंने अपने अभी चंद साल पहले अपने लाइफ टाइम में बिटकॉइन को 50 रुपए का देखा था, जिस समय डॉलर 50 रुपए का था, $1 $3 का होता था, $3 का देखा था 150 रुपए का। आज वो बिटकॉइन 50। तो अब ये बात सुन के क्या होता है कि जो यंग है ना, मैंने बताया ना आपको, रातों रात वो अमीर बनना चाहते हैं कि रातों रात सुबह उठें और हम तो बिल्कुल अमीर बन जाएं। तो मुझे लग रहा है कि उनको इन्वेस्टमेंट एडवेंचर नहीं करना चाहिए, गाड़ी कमाई इसमें ला। तो पहला, कहे सुने पे ना करें। दूसरा, आप अपनी गाड़ी कमाई इसमें ना लगाएं। तीसरा, बिना सोचे समझे इस इन्वेस्टमेंट को ना लगाएं। देखिए, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसको हम एक ओपन लेजर कहते हैं। ओपन लेजर क्या होता है, दर्शकों के लिए कुछ सेकंड में बता देता हूं कि मैंने आपको दिया, आपने उनको दिया, आपने उनको दिया, तो एक ट्रेल, एक लेजर बनता जाता है कि कहां से कहां जा रहा है। तो लोग समझते हैं बस कहीं पैसा लगाया और कुछ उस पैसे में कंप्यूटर से कुछ होगा, उसके बाद उसके पैसे बढ़ जाएंगे। तो बिना सोचे समझे कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आप सब सुबह खाने के लिए जब सब्जी बनाते हैं, घर में आज क्या बनना है, सारे घर वालों की सलाह होती है, हाँ भाई तुम बताओ, भिंडी बनाए, नहीं आज दाल बनाए, आज चावल बनाए, नहीं आज ऐसा करते हैं पराठे बना लेते हैं। जब एक मील के लिए इतना चिंतन और इतनी सलाह मशवरा होती है, तो भला इन्वेस्टमेंट जो मेहनत से आपने कमाया है, उस पैसे को बिना सोचे समझे आपने लगा दिया, बिना ये जाने के आप कहां लगाने जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है क्रिप्टो वालों को ये 2-3 ध्यान रखना चाहिए। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा क्रिप्टो करेंसी से संबंधित,
कि साहब रेगुलेशन आने दीजिए, नया इन्वेस्टमेंट आप तब करिएगा। अब तो जो कर लिया वो कर लिया, अगर उसमें से निकल सकते हैं फिलहाल के लिए, मुनाफे में है तो निकल जाइए। नया इन्वेस्टमेंट आप नई डुबकी जब लगाइएगा, जब ये रेगुलेशन आ जाए, तब तक के लिए आप आराम से इसको ऑब्जर्व करिए। और हमने इतने कार्यक्रम में इतने सारे निवेश के ऑल्टरनेट्स बताए, उनको क्यों नहीं अपने प्लेट में रख के आप खाना शुरू करते, तब तक के लिए वो उसको डेजर्ट समझ के बाद में लीजिएगा। बिल्कुल ठीक बात। तो क्रिप्टो करेंसी को डेजर्ट समझ के बाद में लीजिएगा, ये है शरद जी का कहना। और साथ ही साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की मेरे ख्याल से दोनों ही जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होना, बैलेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। कि अगर आप एक जगह पर इस तरीके से पैसा लगा रहे हैं जो थोड़ा एडवेंचरस है, शरद सर की लैंग्वेज अगर मैं यूज़ कर सकूं तो, और दूसरी तरफ आप अपनी गाढ़ी कमाई या उन जगहों पर पैसा लगाइए जो स्थिर हैं, जो परमानेंट हैं, जिन पर पैसे का जो आपको कमाई होनी है, उस पैसे की जो इन्वेस्टमेंट से आपको पैसा और बढ़ना है वो लगातार बढ़ता रहे, उसमें कोई रिस्क फैक्टर ज़्यादा ना हो। मेरा सवाल आपसे ये होगा शिशिर जी कि एक बहुत ही ज़रूरी जो सेक्टर है जो लगातार बढ़ रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, क्योंकि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत ज़रूरी भी है कि हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ें। लेकिन साथ ही साथ इस सेक्टर के साथ जो चिंता का सबब बना हुआ है वो ये सेक्टर वो है ऑयल की कंपनीज़ के लिए, क्योंकि ऑयल कंपनीज़ इससे बिल्कुल विपरीत काम करती हैं, बिल्कुल अलग काम करती हैं। ऑयल कंपनीज़ में या ऑयल कैप्स में या इसमें जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, या वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा अपने आप में सेक्टर है, लेकिन वो कंपनी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रही हैं, जो स्टोरेज का काम कर रही हैं, वेयर हाउसिंग लगातार बढ़ती जा रही है, शरद जी इस बात को जानते हैं, आप भी जानते हैं, उनके लिए ये क्या नया कुछ लाएगा 2022, और उन कंपनीज़ में जिनकी इन्वेस्टमेंट्स है वो किस चीज़ को सोचें? देखिए, अगर मैं 2022 के इन्वेस्टमेंट पिक की बात करूं तो मुझे लगता है कि लॉजिस्टिक एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। और लॉजिस्टिक इसलिए कर रहा है कि जैसे अभी हम लोग ई कॉमर्स की चर्चा कर रहे थे, ई कॉमर्स में डिलीवरी कौन करता है? लॉजिस्टिक में जो प्लेयर होते हैं। और जिस तरीके से अभी गति शक्ति मिशन की हम लोग बात कर रहे हैं, उससे भी लॉजिस्टिक सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। तो लॉजिस्टिक एक ऐसा एरिया है जो मुझे लगता है टॉप पिक में एक होना चाहिए। दूसरा, जहां तक सवाल है कि ऑयल कंपनीज की हम लोग बात करें, देखिए ऑयल कंपनीज में हमारे पास दो तरह के हैं, एक है आपके अप स्ट्रीम है और एक आपके डाउन स्ट्रीम है। यानी कि एक जो कि तेल निकाल रहे हैं और दूसरा जो कि है आपको तेल बेच रहे हैं। तो जो तेल निकाल रहे हैं उनकी हिस्सेदारी कम है, क्योंकि हम लोग 85% तो आयात करते हैं, तो 15% ही हमारे डोमेस्टिक सोर्सेज से आते हैं। वो जो डोमेस्टिक सोर्सेज में जो कंपनियां लगी हुई हैं उनकी कीमतें इस बात पर निर्भर करती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव कहां तक जाते हैं। और उसी तरीके से जब वो मार्केटिंग कंपनीज होती हैं, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनके भी शेयरों में इस बात पर निर्भर करता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में किस तरह का उतार चढ़ाव हो रहा है। अभी की स्थिति में हम लोग फॉसिल फ्यूल की बात करें और जिस तरीके के OECD का रुख है कि वो मांग के हिसाब से उत्पादन में उस तरह की बढ़ोतरी नहीं करने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि कच्चे तेल में थोड़ी सी ऊपरी स्तर पर जाने की स्थिति बनी रहेगी। और ये शायद तेल कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर होगी, जो लोग उसमें पैसा लगाते हैं उनके लिए शायद ये एक अच्छी खबर होगी, क्योंकि इसकी कीमत के ऊपर जाने की चांसेस होंगे। लेकिन मैं फिर यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, डिस्क्लेमर नहीं कहना चाहिए, एक सावधानी बरत की सलाह दूंगा कि आप अपने मुनाफे की सीमा ज़रूर तय करें कि आपको कितना कमाना है। तीसरा, आपने जो क्षेत्र ई व्हीकल की आपने बात करी थी, ई व्हीकल का क्षेत्र अभी काफ़ी हद तक संशय के घेरे में है और उसकी वजह भी है। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि ई व्हीकल की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड अगर आप गाड़ियाँ खरीदते हैं, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी खरीदते हैं, उससे कहीं ज़्यादा कीमत उसकी ई व्हीकल की होती है। लेकिन उस गाड़ी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो चार्जिंग स्टेशंस हैं, उनकी संख्या भी बहुत ही कम है। तो उसकी वजह से दाम ज़्यादा है और उसको चार्ज करने की उस तरह की सुविधा नहीं मिलती है, तो लोग उसके तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं हो रहे हैं। तो ई व्हीकल का एरिया अभी शायद थोड़ा सा बचने का है। अभी उसके लिए जब तक बहुत अच्छी स्थिति साफ नहीं होती, जब तक उसका बाजार पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, तब तक वहाँ पर निवेशकों को नहीं जाना चाहिए। तो अगर मैं अपनी बातचीत का अगर मैं निचोड़ निकालूं तो मेरे हिसाब से लॉजिस्टिक एक ऐसा एरिया है जिसमें निवेशकों के लिए एक अच्छी संभावना बनती है। फॉसिल फ्यूल बेस्ड कंपनीज में वो जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव का क्षेत्र है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाती हैं और काफ़ी तेज़ी से नीचे आती हैं।
ई व्हीकल से दूर रहना है। और जहां तक आपने वेयर हाउसिंग की बात की, वेयर हाउसिंग में संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन अभी भी वहां पर कुछ अनिश्चितता बनी हुई है। तो ये एक बिल्कुल ही नया क्षेत्र है। इससे मुझे लगता है कि निवेशकों को या इससे जुड़ी हुई कंपनियों से निवेशकों को भी बहुत ज़्यादा संबंध नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल। तो डिस्कशन हुआ हमारा कि कैसा रहेगा बाजार इस मुद्दे पर। अब हमारे पास समय इतना नहीं है कि हम इस डिस्कशन को और आगे ले जाएं, तो कंक्लूजन रिमार्क्स के तौर पर मैं शरद जी आपसे पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि इन्वेस्टर्स के लिए 2022 कैसा रहेगा, इन्फ्लेशन, स्मॉल सेविंग्स और इन्वेस्टर्स, या बाजार की बात की जाए। देखिए, इन्वेस्टर्स को हम जाते जाते सलाह देंगे, मुझे इन्वेस्टमेंट की ऑप्शंस हमेशा आपको खुली रखनी चाहिए। एक जगह फिक्सेशन, मुझे एक पुरानी गज़ल का शेर है वो याद आ रहा है, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, किससे नज़र मिलाऊं तुझे देखने के बाद। ये इन्वेस्टर को कभी नहीं करना चाहिए, वो खासकर जो क्रिप्टो करेंसी और शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, कि वो एक दफ़े के कैसे सुकून पाऊं और किससे नज़र मिलाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए साहब। आपको सारी ऑप्शंस खुली रखनी है। परिस्थिति, सिचुएशन, हालात के हिसाब से अपने आप को बदलना है, अपना नजरिया बदलना है, अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी है। ये मुझे लग रहा है इस समय अगर गुरु मंत्र कहें तो वो ये रहेगा कि आप अपनी ऑप्शंस ओपन रखिए समय समय पर, क्योंकि परिस्थिति देश की भी, मुल्क की भी, दुनिया की भी इतनी तेज बदल रही है कि आप अपने ऑप्शंस खुले रखिए। जहां आपको निवेश देखिए, और डीडी उर्दू के ऐसे कार्यक्रम देखते रहिए, आपको समय समय पर उसमें बड़ी सारी सलाह मिलती रहती है, उसको देख के आप अपने डिसीजन ले सकते हैं। शिशिर जी, आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स? देखिए, सबसे पहली चीज की पैसा आपका अपना है, तो दूसरे की सुनी सुनाई बात पे उस पैसे को आप निवेश ना करें, बचत ना करें। पहली चीज ये, भेड़ चाल से बचिए, सब लोग जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, ये ना हो। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप कितना विविधीकरण कर पाते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर पाते हैं। और वहाँ पर जब आपके पास 5 विकल्प होंगे, 6 विकल्प होंगे, और जहाँ पे भी एक विकल्प कमज़ोर पड़ रहा है, तो हम लोग अर्थशास्त्र की भाषा में इसको कहते हैं हेजिंग, यानी कि बाड़बंदी, कि आप अपने मूल को कैसे सुरक्षित रखते हैं। तो जो आपका मूल रकम है वो हमेशा ध्यान रखिए उसको सुरक्षित रखना है, और वो तभी सुरक्षित रह पाएगा जब आप उसको डाइवर्सिफाइड करें, यानी कि जोखिम को आप किस तरीके से बांट देते हैं। अगर ये कर पाएंगे तो शायद 2022 ही नहीं, उसके आने वाला भी साल आपके लिए बहुत अच्छा शुभ होगा। बिल्कुल। तो पैसा बोलता है कि इस कड़ी में फिलहाल केवल इतना ही। आपने हमारी जितनी भी बातें सुनी उस पर अपने राय और अपने सजेशंस हमें ईमेल आईडी पर आप भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी प्लीज़ नोट करें, ddurduspecials@gmail.com। और इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।